ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपवाह। तो चलिए हम लोग आज अपवाह देखेंगे। सतह के जल को प्राकृतिक ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान एक निश्चित मार्ग से जाता है तो उसे अपवाह कहा जाता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। आसान शब्दों में हम लोग इसको नदी कहते हैं। अपवाह को आसान शब्दों में नदी कहा जाता है। तो आज हम लोग अपवाह में उसका सामान्य परिचय देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को हम लोग देखेंगे और नदी का अपवाह प्रतिरूप देखेंगे और नदी की अवस्थाएं देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिचय देखेंगे। भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी बरसाती और बारहमासी नदियां हैं। ठीक है, भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी बरसाती नदी है कुछ, और कुछ बारहमासी नदी है। अपवाह तंत्र का सहायक नदियों तथा मुख्य नदी का एक एकीकृत तंत्र है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे समुद्र, झील अथवा किसी अन्य जल निकाय की ओर दिशा प्रदान करता है। ठीक है, अपवाह तंत्र मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी सब मिलकर के सतह के जल को एकत्र कर उसे एक तो समुद्र में, झील और नहीं तो किसी और निकाय में उसको ले जाते हैं। अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहाकर ले जाती है। अपवाह तंत्र क्या है? तो किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहाकर ले जाती है। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी या नदी बेसिन कहते हैं। एक नदी तंत्र, ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक मुख्य नदी होगा और उसकी सहायक नदियों, ठीक है, द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में वो बहता है, उसको अपवाह द्रोणी या नदी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, जितना बड़ा क्षेत्र को वो कवर करता है वो उसका नदी बेसिन हो गया। ठीक है, उसमें सारा आएगा, मतलब मेन नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं। एक अपवाह क्षेत्र को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो जल विभाजक कहा जाता है। यह प्रायः ऊंची भूमि रहता है। जो जल विभाजक का काम करता है वो कैसा रहता है? तो वो ऊंचा रहता है। वो जो भूमि है, जल विभाजक का जो काम करता है वो ऊंचा भूमि रहता है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। ये है एक नदी तंत्र और ये है दूसरा नदी तंत्र। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नदी तंत्र है, अलग अलग कलर से इसको दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो बीच वाला भाग है यही जल विभाजक का काम कर रहा है। ये एक पर्वत, पठार या कोई भी ऊंचा भूमि हो सकता है। ठीक है, होता क्या है इसमें कि इस साइड का नदी, ठीक है, ये जो नदी तंत्र है
इस जल विभाजक क्षेत्र को ये पार नहीं करते हैं। ना इस साइड का उस साइड पार होगा, ना इस साइड का इस साइड पार होगा। ठीक है, ये जो भूमि है, उच्च भूमि जो है, ये जल विभाजक का काम कर रहा है। तो जल विभाजक समझ में आ गया, और नदी बेसिन या अपवाद्रोणी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अपवाद्रोणी और नदी बेसिन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप मतलब जो नदी है वो क्या क्या आकृति बनाती है। तो जो नदी है जिस क्षेत्र में बहेगी, जैसे क्षेत्र में वो बहती है, वो उस क्षेत्र के अनुरूप अपना आकृति बनाती है। ठीक है, वहाँ का भूमि का बनावट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्रतिरूप बनेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग 4 प्रतिरूप देखेंगे। द्रुमाकृतिक अपवाह, दूसरा है जालीनुमा अपवाह, तीसरा है आयताकार अपवाह, और चौथा है अरी अपवाह। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखेंगे द्रुमाकृतिक अपवाह। जब नदी की धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है, इसमें मुख्य धारा एवं सहायक नदियां पेड़ की शाखाओं जैसे नजर आती है। जैसे गंगा के मैदान की ज्यादातर नदियां द्रुमाकृतिक किस्म की है। ठीक है, कहाँ की नदी इस तरह का आकृति बनाती है? तो गंगा का मैदानी जो भाग है, ठीक है, गंगा मैदान जो गंगा से जो बना है मैदान, तो उस क्षेत्र में इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। द्रुमाकृतिक अपवाह आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐसे लग रहा है कि ये एक पेड़ है और ये उसका कई डाली है या शाखा है। ठीक है, ये जो बीच वाला है ये मुख्य धारा है, मतलब मेन नदी, और ये जो आपको डाली जैसे दिख रहा है ये है सहायक नदियां। ठीक है, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में इस तरह का आकृति नजर आता है, नदी का आकृति है ये। ठीक है, मतलब कि ये पेड़ के जैसे नजर आता है, इसीलिए इसको द्रुमाकृतिक अपवाह कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग जालीनुमा अपवाह। जालीनुमा अपवाह, जब सहायक नदियां मुख्य धारा से समकोण पर मिलती है तो जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। क्या होता है? जब सहायक नदियां किससे? तो मुख्य धारा से समकोण पर मिलती है तो जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। और ये आकृति हम लोग को कहाँ नजर आता है? तो सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र या इसको छोटा नागपुर का पठार भी कह सकते हैं कि पुराने वलित पर्वतों में जालीनुमा अपवाह के प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, तो ये सिंहभूम कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में जहाँ वलित पर्वत पाए जाते हैं तो वहां पर इस तरह का नदी का प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये इसको कहा जाता है जालीनुमा आकृति। ठीक है, इसमें ये है नदी की धारा, और ये जो बीच बीच में दिख रहा है, ये जो भूरा कलर का बीच बीच में दिख रहा है, ये अवरोधक सेल है, मतलब उठा हुआ ये पत्थर है या चट्टान या सेल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और
नदी मिट्टी को या मुलायम चट्टान को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है, और ये जो बीच में ये कठोर सेल होगा उसको नदी नहीं काट पाता है, और ये उस क्षेत्र में खड़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, और ये जल अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इस तरह का आकृति, ये सेल होने के कारण इस तरह का आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, ये जालीनुमा अपवाह आकृति कहा जाता है। आगे देखेंगे आयताकार अपवाह। क्या है आयताकार अपवाह? जब सहायक नदियों तथा मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमाव या मोड़ का निर्माण होता है। इस प्रकार की अपवाह विंध्य की पहाड़ियों में देखा जा सकता है। जब सहायक नदी मुख्य नदी से समकोण बनाते हुए मिलती है तो इस तरह का आकृति बनता है, आयताकार अपवाह। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र में, और विंध्य कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, इसको भी हम लोग चित्र में देखेंगे। आयताकार अपवाह आप लोग देख सकते हैं, ये है इसका मुख्य धारा। ठीक है, ये नदी का मुख्य धारा है और ये उसका सहायक नदी है। तो देख सकते हैं कि कैसे समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये मुख्य नदी से मिलती है, मुख्य धारा से ये किस तरह से मिल रही है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयताकार अपवाह। आगे देखेंगे अरी अपवाह। जब कोई शिखर या गुंबद जैसे आकृति के पर्वत के चारों तरफ नदी प्रवाहित होता है तो उसे अरी अपवाह कहते हैं। जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अरी प्रतिरूप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई शिखर या गुंबद जैसे आकृति के पर्वत की चारों तरफ नदी प्रवाहित होती है तो उसे अरी अपवाह कहते हैं। तो इस तरह का आकृति कहाँ देखने को मिलता है? तो अमरकंटक पहाड़ी में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये है पर्वत का चोटी। ठीक, ये पर्वत का चोटी है और इसका ये मध्य शिखर है। ठीक है, ये मध्य भाग है और इसकी चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि नदी निकल रहा है। ठीक है, ये एरो मार्क दिया हुआ है, मतलब ये इसका प्रवाह इस तरह से है। ठीक है, तो नदी जो है ये इस चोटी के चारों तरफ से निकल रहा है और उसी को क्या नाम दिया गया है? अरी अपवाह। ठीक है, और हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है, वहां से इस तरह का नदी निकलता है। तो कौन कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है? तो एक है नर्मदा, एक है सोन और फिर है महानदी। ठीक है, उसमें से हम लोग जानते हैं कि सोन नदी झारखंड में भी बहती है। तो ये जो नदी है ये अलग अलग दिशा में निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी जो है वो बीच में है और उसके चारों तरफ से ये मुख्य 3 नदी निकलती है। एक है नर्मदा नदी, वो भी बड़ा नदी है, महानदी और सोन नदी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं अपवाह प्रतिरूप। तो ये वाला आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा किस क्षेत्र में किस तरह की आकृति का निर्माण होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे नदी की अवस्थाएं। नदी को मुख्यतः 3 अवस्था में बांटा गया है। नदी को मुख्यतः 3 अवस्था में बांटा गया है। तो पहला है ऊपरी भाग, उसको युवा अवस्था कहा जाता है। दूसरा है मध्य भाग, उसको प्रौढ़ अवस्था भी कहा जाता है। तीसरा है निचला भाग, उसको वृद्धावस्था कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ऊपरी भाग, जिसको युवा अवस्था कहा जाता है। यह नदी की शुरुआती अवस्था होती है, मतलब जहां से नदी निकलती है, ठीक है। और अधिकांश नदी कहाँ से निकलती है, तो पर्वतों से निकलती है। और असल में ये जो 3 अवस्था है, ये हम लोग हिमालय पर्वत के नदी का ही हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें तीव्र ढाल एवं बहाव कैसा रहता है, तो तेज रहता है। यह भारी मात्रा में अपने साथ क्या क्या लेके आता है, तो कंकड़, पत्थर और बालू का संवहन करती है, ठीक है। क्योंकि युवावस्था में या ऊपरी भाग में जल का बहाव कैसे रहता है, तो तेज रहता है, जिसके कारण से वो अपने साथ कंकड़ को, बड़ा बड़ा पत्थर को और बालू सबको अपने साथ वो बहा के ले आता है, ठीक है। और ये नदी की शुरुआती अवस्था है, मतलब स्टार्टिंग वाला अवस्था है। दूसरा है मध्य भाग, और इसको प्रौढ़ अवस्था भी कहा जाता है। इसमें नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पहाड़ी क्षेत्र से उतर करके मैदानी क्षेत्र में जब नदी पहुंचती है तो उसको प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। इसका बहाव अपेक्षाकृत कम रहता है। इस अवस्था में निम्न आकृतियों का निर्माण करती है। तो क्या क्या आकृति नदी बनाती है, यहाँ विसर्प और यहाँ बाढ़ का मैदान। जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो उसका बहाव कम हो जाता है। जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है नदी तो वहाँ बहाव उसका कम हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि विसर्प आकृति का निर्माण करता है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये 3 अवस्था, ऊपरी भाग, ये यहाँ कटा हुआ यहाँ से दिख रहा होगा, तो ये है नदी का ऊपरी भाग। यहाँ से यहाँ तक ये है इसका मध्य भाग, यहाँ से यहाँ तक इसका है निचला भाग। तो हम लोग ऊपरी भाग देख लिए, मध्य भाग भी देख रहे हैं हम लोग ना। तो मध्य भाग में क्या क्या आकृति बनाती है नदी, तो विसर्प आकृति बनाती है। आपको विसर्प मतलब सांप की जैसी आकृति बनाती है। तो आपको दिख रहा होगा ये ऐसे ही सांप के जैसे ये नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नदी का क्या होता है कि ये काट नहीं पाता है, ठीक है, रास्ता, वो सीधा रास्ता बना नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो गति है वो धीमा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरह से सांप की आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। और यहाँ बाढ़ भी आता है। ये मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि बहाव कम हो जाता है और ढलान भी कम रहता है, इसीलिए ये उस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में यहाँ पानी दोनों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, उसी को बाढ़ कहा जाता है, ठीक है। और ये बरसाती समय में ज़्यादा होता है, बरसात में। नेक्स्ट है निचला भाग।
उसको वृद्धावस्था भी कहा जाता है। यह नदी की अंतिम अवस्था है। इसमें नदी का बहाव बहुत कम रहता है। यहाँ गोखुर झील एवं डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये नदी का अंतिम अवस्था है और इसको वृद्धावस्था भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि नदी का जो बहाव है वो बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ गोखुर झील का निर्माण होता है और सबसे लास्ट में डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये है हमारा तीसरा भाग, ये नदी का अंतिम अवस्था, निचला भाग। ठीक, इसमें नदी का जो बहाव है बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण से उसको जैसे रास्ता मिलता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो विसर्प आकृति बनता है। ठीक है, हम यहाँ बताए थे कि ये विसर्प आकृति है और यहाँ पर इस क्षेत्र में बहाव बहुत कम होने के कारण ये जो विसर्प आकृति है, कभी कभी ये मेन जो नदी है उससे कट जाता है और इस तरह से वो अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये अलग हो जाता है और आपको ये नीला नीला नजर आ रहा होगा, मतलब ये झील के जैसे ये बन जाता है, इसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, तो इसको गोखुर झील कहा जाता है। मतलब गो के खुर, मतलब कि गाय के खुर की आकृति का ये झील बन जाता है। और सबसे अंतिम में, निचला भाग का सबसे अंतिम में ये डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्र में जब नदी मिलती है तो बिल्कुल भी यहाँ पर उसका गति खत्म हो जाता है, मतलब बहुत ही स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से जमा कर देता है अपने साथ, जितना भी अवसाद नदी के साथ आता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है और यहाँ नदी के धाराओं में, छोटी छोटी धाराओं में यहाँ बट जाती है और बीच बीच में इस तरह से ये उठा हुआ भाग रह जाता है। यही है डेल्टा। ठीक है, और ये इसमें बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र में इस तरह का डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि नदी की 3 अवस्था है और तीनों अवस्था में अलग अलग आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, ऊपरी भाग में एक आकृति हम बताना भूल गए। जब नदी ऊपर से, मतलब पहाड़ से नीचे उतरती है तो वो पहाड़ को बहुत गहराई में काटती है। ठीक है, और उसको वो जो गड्ढा बन जाता है उसको गाज कहा जाता है। आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जिस तरह से ये से यहाँ देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का आकृति यहाँ एकदम गड्ढा बन गया है, तो वो एकदम भी के आकार का। ठीक है, और वो और गहरा हो जाता है तो वो आई के आकार का निर्माण करती है, तो उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम फिर नदी, हिमालय की नदी सब और हम लोग पढ़ेंगे तो हिमालय के जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो वो बार बार गॉर्ज बताएंगे, कैनियन बताएंगे, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, जब वो गॉर्ज बड़ा हो जाता है तो उसको कैनियन कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग नदी की अवस्था देखे, नदी का प्रतिरूप देखे, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए और अगले क्लास में हम लोग नदी का हम लोग विस्तृत रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।